हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीमेंट का चैप्टर नहीं पता है, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैंने पूरे सीमेंट के चैप्टर पे एक ही वीडियो बनाई है। इसमें मैं पूरा सीमेंट का चैप्टर कवर कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता है कहीं भी कोई पॉइंट, तो इसमें वो आपको कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राई कैल्शियम एल्मिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्मोनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होते हैं, इनको हम लोग बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, फील्ड टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। तो ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स घटक प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइम। इसका परसेंटेज रहता है 62 से 67%। CaO लिखते हैं। सिलिका 17 से 25%। SiO2 लिखते हैं। एल्यूमिना 3 से 8%। Al2O3 लिखते हैं। कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% होता है। CaSO4, इसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। फिर उसके बाद आयरन ऑक्साइड 3 से 4%। Fe2O3, मैग्नीशिया 1 से 3%। MgO, उसके बाद सल्फर 1 से 3%, इसको हम लोग S लिखते हैं। और एल्केलीज 0.2 से 1% के बीच होती है। Na2O, K2O, सोडा और पोटास। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनका क्या फंक्शन है, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे उनके क्या फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं। जो भी रेड कलर में दिख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए देखते हैं लाइम का क्या काम है। लाइम का परसेंटेज था 62 से 67%। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। तो लाइम की वजह से जो सीमेंट है उसमें स्ट्रेंथ आती है और साउंडनेस आती है। साउंडनेस क्या होती है? साउंडनेस वो प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की जिसके कारण सीमेंट एक्सपेंड नहीं होता है। इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर लाइम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, यानी अब इसका एक्सपेंशन होने लगेगा। एंड कॉज इट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। लाइम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये एक्सपेंड होगा और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड इफ इट इज इन डिफिशियंसी स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज डिक्रीज्ड एंड इट कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली। अगर लाइम की मात्रा कम होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने पूरी चीजें पहले ही से लिख रखी हैं जिससे कि आपका टाइम बचे और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। दूसरे नंबर का है सिलिका। इसके जो परसेंटेज था वो 17 से 25% है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, यानी सिलिका की वजह से जो है सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है। इफ इट इज इन एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इंक्रीज्ड। यदि सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। लेकिन इसकी वजह से अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो इसकी वजह से जो सेटिंग टाइम वो भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरे नंबर का है एल्यूमिना। इसका जो परसेंटेज था वो 3 से 8% था। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। इसकी वजह से जो है सीमेंट क्विक सेट, जल्दी सेट हो जाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो जब भी हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं तो जो क्लिंकर्स बनते हैं ये उसका टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे कि सीमेंट वीक हो जाता है। वीकर द सीमेंट इफ इट इज इन एक्सेस, वीकर द सीमेंट। यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तो सीमेंट वीक हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच क्लिंकर्स ऑफ सीमेंट फॉर्म्स इज नोन एज क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो ये होता है 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच, जहाँ पे सीमेंट के क्लिंकर्स बनते हैं, तो ये कहलाता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। अगला है कैल्शियम सल्फेट। इट इज जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो होता है 3 से 4%। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम की वजह से सीमेंट में क्या होता है, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी प्रारंभिक जमाव काल बढ़ जाता है, जिससे कि जो भी एक्टिविटी है जैसे कंक्रीट को मिलाना, प्लेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, कॉम्पैक्ट करना, तो ये सब काम आसानी से हम लोग कर सकते हैं कंक्रीट पे। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन ऑक्साइड। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। तो इसकी वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है, हार्डनेस आती है, कलर देता है ये रेडिश ब्राउन। अगले नंबर का है मैग्नीशिया। इट आल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। तो
तो इसकी वजह से भी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर आती है। सीमेंट में इसकी वजह से येलो कलर आता है। अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो इसकी वजह से जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाता है, यानी उसका एक्सपेंशन होने लगता है। सल्फर सल्फर इन द सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस, हेंस इट इज आल्सो लीड्स टू अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। तो सल्फर की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, जिसकी वजह से सीमेंट में अनसाउंडनेस होती है। अगला है एल्केलीज, 0.2 से 1% के बीच होती है एल्केलीज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है, व्हाइट और ग्रे स्पॉट्स ऑन स्ट्रक्चर वेयर सीमेंट इज यूज्ड। तो जहां भी हम लोग सीमेंट यूज करेंगे तो वहां पे व्हाइट सफेद कलर के दाग धब्बे बन जाते हैं, तो उनको स्टेनिंग बोलते हैं। एंड एफ्लोरेसेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आगे बात करते हैं, व्हेन दीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट आर इंटरग्राइंडिंग and burnt, they fuse with each other, leads to the formation of complex chemical compound which are not formed simultaneously and are referred as box compound। तो अभी हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं तो उनको हम लोग लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, इन सबको हम लोग इंटरग्राइंडिंग मिला देते हैं और फिर बर्न करते हैं, तो एक दूसरे से ये मिलके कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बना लेते हैं जो कि एक साथ नहीं बनते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। तो ये हो गए हैं बॉक्स कंपाउंड, जिन्हें आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले नंबर का आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला हो गया 3CaO इंटू Al2O3। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको हम लोग सेलाइट भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसका जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 4 से 14%। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर। तो इसका हाइड्रेशन है, जो जलायोजन है, वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है। ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर, तो जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसका जो जलायोजन है वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। इसकी वजह से जो सीमेंट है बहुत जल्दी सेट हो जाता है। एंड ऑल्सो लीड्स टू द वॉल्यूम चेंज इन इट। तो इसकी वजह से जो है सीमेंट में वॉल्यूम भी चेंज होता है। thereby is responsible for development of cracks in it। तो इसकी वजह से जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्रैक्स भी आएंगे सीमेंट में। इट रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो जब भी इसका निर्माण होता है तो इससे जो है सबसे ज्यादा हीट निकलती है। दूसरे नंबर का है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। फॉर्मूला है 4CaO Al2O3 इंटू Fe2O3। इसको हम लोग शॉर्ट में C4AF लिखते हैं। इसको हम लोग फेलाइट बोलते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो 10 से 18% के बीच वेरी करता है। इट ऑल्सो गोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर इन इट। तो इसका जो हाइड्रेशन है, जलायोजन है, वो भी 24 आवर के अंदर हो जाता है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रोस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। इट डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी इन द सीमेंट। तो इसकी वजह से जो है सीमेंट में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है। अगले नंबर के कंपाउंड की बात करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको हम लोग लिखते हैं 3CaO इंटू SiO2। C3S शॉर्ट में लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एलाइट। 45 से 65% के बीच ये वेरी करता है। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ वीक आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसके एक सप्ताह के अंदर इसका जो है पूरा हाइड्रेशन हो जाता है, जलायोजन हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ इन द सीमेंट। तो इसकी वजह से जो है सीमेंट में जल्दी स्ट्रेंथ आती है। हेंस इफ in any engineering construction early strength is required, proportion of C3S is increased। तो जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं जहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ है, जल्दी हम लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग C3S का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो है परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो कहाँ पे हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज बढ़ाते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी reutilised for speedy construction। It also increases the resistance of cement against freezing and thawing। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला है 3CaO इंटू SiO2। इसको हम लोग शॉर्ट में C2S भी लिखते हैं और इसको हम लोग बेलाइट बोलते हैं। इसका जो परसेंटेज रहता है वो 15 से 35% के बीच वेरी करता है। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन एन ईयर आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। तो जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसका हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है और एक साल तक चलता रहता है। हेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन इट। तो सीमेंट में इसकी वजह से जो है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, यानी एक साल तक स्ट्रेंथ सीमेंट में इसकी वजह से आती रहती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ केमिकल्स। तो इसकी वजह से जो है सीमेंट का जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है केमिकल अटैक्स के प्रति।
if in any engineering construction progressive strength is required, proportion of C2S is increased। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग C2S का जो है परसेंटेज बढ़ा देते हैं। जैसे डैम्स, ब्रिजेस, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है, क्योंकि जब तक पूरा डैम नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं, या पूरा ब्रिज नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ब्रिज यहाँ से बनना शुरू हुआ, तब तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे ज्यादा हीट निकलती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, फिर उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट में, और सबसे कम हीट निकलती है डाई कैल्शियम सिलिकेट में। दूसरे नंबर पे है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे जल्दी जो हाइड्रेशन है वो C4AF का हो जाता है, फिर उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, और सबसे देर तक जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट का चलता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो के PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC एट द एज ऑफ 7 days इज अप्रोक्सीमेटली 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, and at the age of 28 days is in the range of 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। तो OPC के लिए 7 दिनों में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो 89 से 90 कैलोरी पर ग्राम होती है, और 28 डेज पे 90 से 100 कैलोरी पर ग्राम होती है। दूसरे नंबर का पॉइंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ वाटर बाय वेट फॉर द हाइड्रेशन, whereas C2S requires approximately 21% of water by weight for its hydration। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 24% वाटर चाहिए बाय वेट, वेट का 24%, और डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 21% पानी चाहिए वेट का। तीसरे नंबर का पॉइंट है सीमेंट इज टोटल रिक्वायर्स 23% वाटर बाय वेट फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रेशन। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, तो ये चाहिए 23% पानी। About 15% of water is entrapped in the voids of the cement particles। लगभग जो 15% पानी है वो सीमेंट में जो voids होते हैं उनमें चला जाता है। It is not available for hydration process। तो ये voids में चला गया तो ये hydration process में यूज नहीं हो पाता है। Hence total water requires for complete hydration of cement is approximately 38%। तो 15% पानी वाइट्स में चला गया और 23% जो पानी है सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए चाहिए, तो टोटल 38% हो जाएगा। 23% प्लस 15% इक्वल टू 38% पानी हम लोगों को चाहिए है। आगे बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन ऑर्डर टू चेक इट्स परफॉर्मेंस व्हेन यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो सीमेंट यूज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस का चेक करना बहुत जरूरी होता है। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन फॉलोइंग 2 ways। तो जो टेस्ट हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की। तो इसमें पहले नंबर पे आता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस ऑफ द सीमेंट इज बीइंग टेस्टेड टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट विच इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ हाइड्रेशन, दैट इन टर्न्स अफेक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो फाइननेस टेस्ट में हम लोग क्या पता लगाते हैं, इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि सीमेंट सही तरीके से पिसा हुआ है कि नहीं पिसा हुआ है, क्योंकि जो फाइननेस है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करती है। अगर सीमेंट ज्यादा महीन होगा तो उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी इफेक्ट होती है। यानी अगर ज्यादा महीन होगा तो उसकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जिससे कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। एंड रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर ज्यादा महीन है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट भी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। फाइननेस ऑफ द सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो सीमेंट कितना महीन पिसा हुआ है वो कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए नीचे दिए गए टेस्ट हैं, तो उससे पता लगाते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, नोट क्या है, ओवर ग्राइंडिंग इज डन, देन rate of development of strength decreases so as rate of evolution of heat is also decreases। अगर हम लोग सीमेंट को ओवर ग्राइंड कर देंगे यानी बहुत ज्यादा महीन पीस दिया तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो पानी है हाइड्रेशन के लिए वो उन वाइट्स में चला जाएगा, जिससे कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जिससे कि जो हीट निकलनी थी वो भी कम हो जाएगी। तो फाइननेस निकालने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो पहले नंबर का मेथड है सीव मेथड।
In this test, 100 gram of sample to be tested is placed over IS sieve number 9, 90 micron। तो इसमें जिस भी सीमेंट के सैंपल का हम लोगों को टेस्ट करना है उसका हम लोग 100 ग्राम लेते हैं और सीव नंबर 9 जिसकी साइज होती है 90 माइक्रोन उसमें रखते हैं। एंड सीविंग इज डन कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 15 मिनट along with the breaking of air set lumps। तो जो हम लोग सीविंग करते हैं वो 15 मिनट तक लगातार करते हैं और साथ में जो सीमेंट के लंप्स मतलब पिंड से बने रहते हैं, नमी के कारण जो पिंड बन जाते हैं उनको भी साथ में तोड़ देते हैं। इफ फॉर्म्ड इन इट, वेट ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव इज नोटेड आफ्टर 15 मिनट। तो 15 मिनट छानने के बाद अब जो भी वेट बचा है सीमेंट का उस छन्नी में तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर ओपीसी इट शुड नॉट बी एक्सीड 10%। तो ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, यानी 10 ग्राम से ज़्यादा जो है सीमेंट उस छन्नी में नहीं बचना चाहिए। नोट, सीप टेस्ट इज आउटडेटेड नाउ, यानी अब सीप टेस्ट नहीं करते हम लोग। दूसरे नंबर का टेस्ट है फाइनेंस निकालने के लिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो ये फाइनेंस निकालने के लिए किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड फाइनेंस ऑफ द सीमेंट represent in terms of specific surface area and expressed as surface area per unit weight। तो इसमें जो फाइननेस है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के पदों में व्यक्त की जाती है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया अपॉन वेट, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जनरली ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस इज यूज्ड टू फाइंड फाइननेस। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइननेस निकालने के लिए कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस यूज करते हैं। The principle of this test depends upon the relationship between the flow of the air through the bed of cement particles is forming the cement bed। तो इसमें क्या होता है, एक एपरेटस होता है, इसमें हम लोग सीमेंट भर देते हैं और इसमें एक साइड से एयर पास कराते हैं और यहाँ पे मेजर करते हैं एयर कितनी निकल रही है। तो सीमेंट जितना ज़्यादा महीन पिसा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, तो उतनी ही कम एयर निकलेगी। For OPC, specific surface area should not be less than 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है जो OPC के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो 1 ग्राम सीमेंट है उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरे नंबर का लेबोरेटरी टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। इन ऑर्डर टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, strength characteristics of the cement, a parameter referred as standard consistency is used। हम लोगों को अगर इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल, साउंडनेस, स्ट्रेंथ निकालनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इन सब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना पड़ता है। तो उस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए हम लोगों को पानी की मात्रा ज्ञात करनी पड़ती है, तो वो हम लोग निकालते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट से। तो ये टेस्ट कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट दैट परमिट्स द वीकेट्स प्लंजर ऑफ डाया 10 mm एंड हाइट 50 mm टू पेनिट्रेट इनटू द मोल्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from the bottom। This test is performed to find moisture content which is required to produce the cement paste of standard consistency। This test is performed at the temperature of 27 ±2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक प्लंजर होता है जिसका डाया होता है 10 mm और जिसकी हाइट होती है 50 mm, और ये हो गया है मोल्ड, इसका जो ऊपर का डाया होता है वो होता है 80 mm। इसमें क्या करते हैं, इस प्लंजर को पेनिट्रेट कराते हैं, तो ये जो प्लंजर है वो ऊपर से 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, और इस मोल्ड की जो हाइट है वो रहती है 40 mm। In order to perform this test, take 500 gram of cement and gauge it with 24% of the water in the first try। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें 24% पानी मिलाते हैं पहले ट्रायल में, एंड नोट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द मोल्ड। अब जो प्लंजर है उसको हम लोग उस मोल्ड में पेनिट्रेट कराते हैं सीमेंट भर के, तो फिर देखते हैं कितना डेप्थ तक वो प्लंजर पेनिट्रेट कर रहा है।
Repeat the test at different water content up to an extent penetration of 33 to 35 mm from the top of the mold is observed। तो इस टेस्ट को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, जब तक रिपीट करते हैं जब तक जो पेनिट्रेशन है प्लंजर का वो ऊपर से 33 से लेके 35 mm तक ना हो जाए। वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस इज नोटेड एंड इट इज रिफर्ड एज पी। तो जिस भी वाटर कंटेंट पे जो पेनिट्रेशन है प्लंजर का वो 33 से लेके 35 mm तक हो जाता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं उस वाटर कंटेंट को, और उसको हम लोग पी बोलते हैं। जब हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो निडल यूज करते हैं वो 1 mm स्क्वायर की होती है, 1 mm स्क्वायर की निडल होती है। और जब हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए 5 mm का एनुलर रिंग होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले नंबर का टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड इन ऑर्डर टू चेक इट्स डिटेरियोरेशन ड्यू टू स्टोरेज। तो इसमें दो टेस्ट हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो पहले टेस्ट की बात करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। Initial setting time is defined as the time that is measured from the instant of water is added into the cement up to the time it starts losing its plasticity। तो इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं उस टाइम से लेके जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, तो वो टाइम कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। In order to perform this test, 500 gram of cement sample is taken and graded with 0.85 p। 85% of the water required to prepare the cement paste of standard consistency is added in it। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें जो है 85% पानी मिलाते हैं, और जो भी सीमेंट पेस्ट बन के तैयार होता है द पेस्ट प्रिपेयर्ड इज फिल्ड इन द मोल्ड, उसको हम लोग मोल्ड में भर देते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम is referred as the time in which the square needle of size of 1 mm shows the penetration of 33 to 35 mm into the mold from the top। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, इसमें 1 mm स्क्वायर की निडल होती है और जब वो मोल्ड में टॉप से 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है तो वो कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। और ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। तो ओपीसी के लिए जो प्रारंभिक जमाव काल है वो 30 मिनट लिया जाता है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये याद कर लीजिए। इस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो पानी की मात्रा है वो 0.85 पी ली जाती है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम which is measured from the instant water is added into the cement up to the time it completely loses its plasticity। तो फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं उस टाइम से लेके जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लूज कर देता है तो वो टाइम कहलाता है फाइनल सेटिंग टाइम। एंड अटेन्स सफिशिएंट फर्मनेस सो एज टू रेजिस्ट डेफिनाइट प्रेशर। तो ये इतना कठोर हो जाता है कि एक डेफिनाइट प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है। इन ऑर्डर टू फाइंड फाइनल सेटिंग टाइम मोल्ड इज प्रिपेयर्ड एज एबव। तो इसमें हम लोग मोल्ड बनाते हैं जैसे हम लोगों ने इनिशियल सेटिंग टाइम में बनाया था। फाइनल सेटिंग टाइम इज रिफर्ड एज द टाइम इन विच निडल एट द सेंटर ऑफ द एनुलर रिंग 5 mm एनुलर रिंग is able to make the impression over the mold but annular collar fails to do so। तो फाइनल सेटिंग टाइम में एक 5 mm की एनुलर रिंग होती है, इसमें बीच में एक निडल लगी होती है। तो वो निडल जो मोल्ड है उसमें इंप्रेशन बना दे, लेकिन जो कॉलर है किनारे किनारे पे ये 5 mm की एनुलर रिंग हो गई है और इसके बीच में एक निडल हो गई है। तो ये बीच वाली जो निडल है ये मोल्ड में इंप्रेशन बना देती है, जबकि ये कॉलर है ये इंप्रेशन नहीं बना पाती है। तो वो कहलाता है फाइनल सेटिंग टाइम। और ओपीसी फाइनल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 10 आवर। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अंतिम जमाव काल ओपीसी के लिए 10 घंटे होता है। आगे बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर इट्स सेटिंग एज इट अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जिस भी स्ट्रक्चर में हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अगर उसका एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा जिससे क्रैक्स हो जाएंगे और उस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी आयु पे इफेक्ट पड़ेगा। अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम मैग्नीशिया एंड सल्फर इन इट। तो सीमेंट में अनसाउंडनेस लाइम मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से होती है। अनसाउंडनेस क्या होती है, जिसकी वजह से सीमेंट का वॉल्यूम
इंक्रीज होता है। साउंडनेस क्या होती है, जिसकी वजह से सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। तो पहला है अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। साउंडनेस टेस्ट को बोलते हैं हिंदी में निर्दोषता परीक्षण। अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर्ड बाय ली चैटलियर टेस्ट। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है साउंडनेस टेस्ट किससे करते हैं, तो ये हो गया ली चैटलियर एपरेटस से। दैट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट सिलेंडर ऑफ डाया एंड हाइट ऑफ 30 mm and indicator arms of length of 165 mm. In order to perform this test, 100 gram of cement is graded with 0.78 p. 78% of the water required to prepare the cement paste of standard consistency is added. तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं उसमें जो है पानी कितना मिलाते हैं, तो वो 78% मिलाते हैं, 0.78 p. And the paste forms is filled in the split cylinder which is covered from top and bottom with the help of glass plates, and the entire assembly is immersed in the water having the temperature in the range of 27 to 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। तो अनसाउंडनेस टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें एक ये ली चैटलियर एपरेटस होता है। इसका जो हाइट होती है वो 30 mm होती है, और इसका जो डाया होता है वो भी 30 mm होता है, और इसकी जो इंडिकेटर आर्म्स हैं वो 165 mm होती हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm, तो ये गैप है, ये 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये ग्लास प्लेट्स ऊपर और नीचे से लगा देते हैं, इसमें सीमेंट का पेस्ट भर देते हैं और ऊपर नीचे से ग्लास प्लेट हम लोग लगा देते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें 78% पानी मिलाते हैं, और फिर उसको इस ली चैटलियर में हम लोग भर देते हैं, और फिर उस ली चैटलियर को हम लोग पानी में डुबा देते हैं, जिसका टेम्परेचर रहता है 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच 24 आवर के लिए। The cylinder is removed from the water and the distance between the indicator arms is noted x. तो अब हम लोग उस सिलेंडर को ली चैटलियर एपरेटस को बाहर निकालते हैं और जो इंडिकेटर आर्म्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लीजिए वो डिस्टेंस x है। The entire assembly is again immersed in the water, temperature of which is increased up to its boiling point in 25 to 30 minutes and is maintained for next 3 hours. तो निकालने के बाद दोबारा से ली चैटलियर को हम लोग पानी में डुबा देते हैं। उसका जो टेम्परेचर है पानी का वो बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं 25 से 30 मिनट के अंदर, और 3 घंटे तक हम लोग उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। द असेंबली इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, अलाउड टू पुल ऑफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर आर्म्स इज अगेन नोटेड y. तो ली चैटलियर को फिर से बाहर निकालते हैं। अब जो इंडिकेटर आर्म्स की डिस्टेंस है वो फिर से मेजर करते हैं, मान लीजिए वो y है। For OPC difference between the two readings must not exceed 10 mm. तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, OPC के लिए जो रीडिंग है वो 10 mm से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, y माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन 10 mm. तो ये हो गई है डिस्टेंस x, और जब हम लोग इसको दोबारा से उबलते हुए पानी में 3 घंटे के लिए डालते हैं तो ये डिस्टेंस फिर मेजर करते हैं, तो ये हो गई है मान लीजिए y। तो OPC के लिए y माइनस एक्स का डिफरेंस 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। यदि मैग्नीशिया का परसेंटेज 3% से ज्यादा है तो इसका हम लोग टेस्ट करते हैं। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया इज डिटरमाइन यूजिंग ऑटोक्लेव टेस्ट। तो जो मैग्नीशिया के कारण अनसाउंडनेस होती है उसको हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट से निकालते हैं। दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। तो ये दोनों के लिए सेंसिटिव होता है, लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, mold of size 25 mm into 25 mm into 250 mm from the given sample of cement is placed into the autoclave. तो इसमें एक हम लोग मोल्ड बनाते हैं जिसकी साइज ये रहती है, और उसको हम लोग ऑटोक्लेव में रख देते हैं। स्टीम प्रेशर इन द ऑटोक्लेव इज इंक्रीज्ड सच दैट गेज प्रेशर ऑफ 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अटेन इन 1 आवर। तो ऑटोक्लेव में हम लोग स्टीम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं और 1 घंटे के अंदर जो प्रेशर है वो 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है। गेज प्रेशर क्या हो गया है, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है गेज प्रेशर। इज मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं अगले 3 घंटे के लिए। द मोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव, अलाउड टू पुल ऑफ एंड इज टेस्टेड फॉर इट्स साइज। अब हम लोग उस मोल्ड को ऑटोक्लेव से बाहर निकाल लेते हैं और उसको एक्सपेंड होने के लिए रख देते हैं, और फिर उसका साइज मेजर करते हैं। फॉर ओपीसी इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी साइड शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%। तो ओपीसी के लिए जो कोई भी साइड है वो 0.8% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगले टेस्ट की बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कितना पानी चाहिए, तो वो चाहिए P/4 + 3%। और इसके लिए जो मोल्ड की साइज होती है वो 70.6 mm होती है, और जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो 35 Nm/mm² पर मिनट की दर से हम लोग लगाते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट in order to find compressive strength. Mortar of cement and standard sand, Ennore sand, is prepared in the proportion of 1:3. Generally 555 gram of Ennore sand is considered. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं, और इसको निकालने के लिए जो हम लोग सीमेंट और सैंड का जो है पेस्ट तैयार करते हैं, और जिसमें जो सैंड लेते हैं वो स्टैंडर्ड सैंड होती है जिसको हम लोग Ennore सैंड बोलते हैं, और जो रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है। अगर हम लोग 555 ग्राम सैंड यूज कर रहे हैं तो 185 ग्राम सीमेंट यूज करेंगे। वाटर इज एडेड इन द मोटार इन the proportion of P/4 + 3%, and the paste is prepared is filled in the mold of size 70.6 mm and is properly compacted and immersed in the water for curing. तो इसमें हम लोग जो मोटार तैयार करते हैं उसमें P/4 + 3% पानी मिलाते हैं, और जो मोल्ड होता है जिसमें हम लोग ये मोटार भरते हैं उसकी साइज रहती है 70.6 mm, और उस मोटार को कॉम्पैक्ट करके भर देते हैं और बाद में उसको पानी में डुबा देते हैं क्यूरिंग के लिए। Sample is further being tested for the compressive strength in UTM, Universal Testing Machine, at the required age. उसके बाद इस सैंपल को हम लोग UTM मशीन में टेस्ट करते हैं। रेट ऑफ लोडिंग रहे वो 35 Nm/mm² पर मिनट की दर से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे P क्या है? P है परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो ये हो गई है UTM मशीन। यहाँ पे हम लोग जो है इस क्यूब को रखते हैं, और इस क्यूब की जो साइज है वो रहती है 70.6 mm। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए जो साइज होती है वो कितनी होती है। अगले टेस्ट की बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मोटार इन दिस केस इज सेम एज एबव। तो जैसे हम लोग मोटार तैयार करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, वैसे ही इसमें तैयार करते हैं। वाटर इज एडेड इन द मोटार इन द प्रोपोर्शन ऑफ P/5 + 2.5%। तो इसमें हम लोग इतना पानी मिलाते हैं। मोटार इज इन फिल्ड इन द स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट्स 12 इन नंबर इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। 12 नंबर बिकॉज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट इज मोर। तो इसमें जो पेस्ट तैयार करते हैं उसको हम लोग ब्रिक्वेट्स में भरते हैं। 12 नंबर ऑफ ब्रिक्वेट्स लेते हैं क्योंकि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा रहती है, इसलिए 12 नंबर लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर क्या हो गया है? अल्टीमेट लोड अपॉन 6.45 cm²। रेट ऑफ लोडिंग जो रहती है वो 3.5 Nm/mm² पर मिनट की दर से हम लोग लोड लगाते हैं। इसमें जो ब्रिक्वेट्स हो गया वो इस साइज का होता है। इसमें जो है हम लोग जो मोटार भर देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पे लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड। और जो यहाँ पे जो एरिया है 6.45 cm² वो यहाँ पे लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो 25.4 mm हो गई है, और इसकी जो लेंथ है वो 76.2 mm हो गई है। अगला टेस्ट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। The ratio of alumina to that of iron oxide should not be less than 0.66. The ratio of lime to that of silica, alumina and iron oxide should not be less than 0.66 and should not be greater than 1.02. This ratio is referred as lime saturation factor. इसके लिए आपको बस ये दो वैल्यू याद रखनी है, 0.66 और 1.02 लाइम सैचुरेशन फैक्टर के लिए। 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। टोटल सल्फर कंटेन शुड नॉट बी मोर देन 2.75। टोटल वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 1.5%। टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 5%। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो जो रेड कलर में दिख रहे हैं। इनसॉल्युबल रेसिड्यू क्या होता है? जब हम लोग सीमेंट को HCl में घोलते हैं तो जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू हैं, जो अघुलनशील अवशेष हैं, वो 1.5% से अधिक नहीं बचना चाहिए। दूसरे नंबर का था फील्ड टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट सारे खत्म हो गए हैं, फील्ड टेस्ट की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। A sample of cement to be tested should be uniform gray in color. तो जो सीमेंट है उसका कलर ग्रे होना चाहिए। The sample should feel smooth when rubbed in between the fingers. तो जब सीमेंट को हम लोग फिंगर्स के बीच रब्ड करते हैं तो वो स्मूथ फील होना चाहिए। The sample should be free from presence of air set lumps that are formed due to the absorption of moisture from the atmosphere. तो सीमेंट जो है
वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसमें पिंड बन जाते हैं। तो सीमेंट में ये एयर सेट लम्प्स नहीं होना चाहिए। इफ द small amount of cement is thrown in the bucket of water, it should sink, not float over the surface. तो अगर एक अच्छा सीमेंट होगा, अगर हम लोग उसको पानी से भरी बाल्टी में फेंकेंगे तो वो डूब जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर का टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। प्रिपेयर अ ब्लॉक ऑफ 25 into 200 mm from the given sample of cement to be tested and immersed in the water for 7 days. तो स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए एक हम लोग ब्लॉक बनाते हैं जिसकी साइज इतनी रहती है, और इसको हम लोग पानी में 7 दिनों के लिए डुबा देते हैं। प्लेस द ब्लॉक ओवर द सपोर्ट स्पेस्ड एट 150 mm एंड सब्जेक्टेड इट टू द लोड ऑफ 340 न्यूटन। इसमें क्या करते हैं, ये ब्लॉक बन गया है, इसके बाद हम लोग इसको सपोर्ट पे रख देते हैं और इस सपोर्ट के बीच की दूरी रहती है 150 mm। ये सपोर्ट हो गए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो है 150 mm। उसके बाद इस पे हम लोग लोड लगाते हैं 340 न्यूटन का। द सैंपल शुड नॉट शो नो साइन ऑफ फेलियर अंडर द गिवन लोडिंग। तो इस लोड पे जो है सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रेंथ टेस्ट। दोस्तों आगे बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट। कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। दिस इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच डेवलप्स हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद क्विक सेटिंग सीमेंट विच ओनली सेट्स क्विकली। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, सेट होना और हार्ड होना दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। This cement attains the strength at the age of 3 days equivalent to that attained by OPC in 7 days. तो ये सीमेंट उतनी स्ट्रेंथ 3 दिनों में ही गेन कर लेता है जितना कि OPC 7 दिनों में गेन करता है। This higher strength in initial stage is attributed to higher fineness of the cement and increase the proportion of tricalcium silicate. तो ये जो अर्ली स्ट्रेंथ आ रही है ये लक्षण है किसके कारण होती है, ये हाइयर फाइननेस है, यानी हम लोग सीमेंट को ज्यादा महीन पीस देते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो है अर्ली स्ट्रेंथ आती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज अप्रोक्सीमेटली 56%। तो जो सीमेंट में इसका परसेंटेज रहता है वो 45 से 65% के बीच वेरी करता है। तो रैपिड हार्डनिंग में जो इसका परसेंटेज है वो 56% के लगभग होता है। एप्लीकेशन ऑफ दिस सीमेंट, तो कहाँ कहाँ पे हम लोग इस सीमेंट का यूज करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, इमरजेंसी रिपेयर वर्क, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी रीयूटिलाइज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे इमरजेंसी है वहाँ पे जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे पेवमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना लगा रहता है, इसलिए जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, और जहाँ पे फॉर्म वर्क को हम लोगों को दोबारा यूज करना है तो वहाँ पे सीमेंट का यूज करते हैं। दूसरे नंबर का है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दिस सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय इंटरग्राइंडिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्लिंकर विद कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें एक्स्ट्रा हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है बस उसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड एक्स्ट्रा मिला देते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2%। तो जो CaCl2 है उसका जो परसेंटेज है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इट इंक्रीजेस करोजन इन रेनफोर्समेंट सो इट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज। तो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो है रेनफोर्समेंट में करोजन जंग लग जाती है, इसलिए अब ये यूज नहीं किया जाता है। द सीमेंट मस्ट बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड विद इन 20 मिनट्स ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर इन इट। तो जो भी हम लोग सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं उसको मिक्सड मिला लेना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, प्लेस कॉम्पैक्ट यानी जो भी क्रियाएं करनी है कंक्रीट पे वो 20 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए हम लोगों को। The strength of the cement is approximately 25% more than rapid hardening cement at the age of 1 or 2 days. तो जो ये स्ट्रेंथ गेन करता है वो 25% ज्यादा करता है रैपिड हार्डनिंग की तुलना में 1 से 2 दिन के अंदर। 10 to 15% more at the age of 7 days. तो 7 दिनों पे 10 से 15% ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। This rate of gain of strength in the cement reduced with age, and at the age of 90 days strength of all OPC rapid hardening cement and extra rapid hardening cement is approximately same. तो जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य ग्रहण करने की दर, वो समय के साथ साथ कम होती जाती है और 90 दिनों के बाद जो OPC की जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की होती है और उतनी ही एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की होती है। अगले सीमेंट की बात करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
Sea water contains sulfur in excess and it leads to volume change. Sulfur is also found in soil, in sewage also sulfur is available. तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें सल्फर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वॉल्यूम चेंज होता है। और जो सल्फर है वो सॉइल में भी पाया जाता है और सीवेज में भी सल्फर अवेलेबल रहता है। OPC is highly susceptible to attacks of sulfates, especially magnesium sulfate, which reacts with both calcium hydroxide to form calcium sulfate and calcium aluminate to form calcium sulfoaluminate, volume of which approximately 227% more than the original volume. That leads to the development of the cracks in the structure in which it is used for construction. In order to avoid this, proportion of lime and alumina is reduced in the cement such that dicalcium aluminate is not greater than 5% and 2C3A plus C4AF is not greater than 25%. The cement find its application in marine construction, sewage treatment work, foundation work, in the construction of pipe that are laid in the marshy areas. तो उस जगह पे जहाँ पे जो पाइप है वो दलदली भूमि में बिछाने हैं वहां पे भी इस सीमेंट का यूज कर सकते हैं। अगले नंबर का है सुपर सल्फेट सीमेंट। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग 80 to 85% granulated blast furnace slag, 10 to 15% hard burnt gypsum, and 5% cement clinkers. The cement offers very high resistance against the attack of chlorides and sulfates. एप्लीकेशन आर सेम एज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इसकी भी जो एप्लीकेशन है वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की ही तरह है। नोट क्या है, रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज स्लैग। तो जो भी ओर होती है उससे जब हम लोग मेटल निकाल लेते हैं तो जो बचता है बाकी उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। स्ट्रेंथ इज लेस, रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इज मोर, कॉस्ट इज लेस। तो जो स्लैग होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, रजिस्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है। अगले सीमेंट की बात करते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये होती है वात्या भट्टी धातुमल, हार्ड बर्न्ट जिप्सम एंड सीमेंट क्लिंकर्स इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, generate low heat of hydration so suitable for mass concreting. The cement offers low heat of hydration, higher resistance against the attack of chloride and sulfates, higher water tightness, lower permeability due to lesser size of particles. तो जो पोजेलनिक मटेरियल होते हैं उनके जो पार्टिकल्स की साइज है वो क्ले के पार्टिकल की साइज से भी कम होती है, इसलिए परमिलिटी बहुत कम होती है, लेसर परमिलिटी, और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, इसलिए मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं इसको हम लोग। अगले सीमेंट की बात करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट। द सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन फाइनली ग्राइंडेड सीमेंट क्लिंकर्स एंड रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो CaSO4 जिप्सम की वजह से इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन हम लोगों को क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना है तो इसकी जो है परसेंटेज कम कर देते हैं। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज 5 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट। तो आप ये याद कर लीजिए, ये इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट्स एप्लीकेशन इन ग्राउटिंग ऑपरेशन, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अगले नंबर का है लो हीट सीमेंट। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। Tricalcium aluminate is approximately 5%, dicalcium silicate is approximately 46% and dicalcium silicate is approximately 34%. तो लो हीट सीमेंट बनाने के लिए हम लोग इसका ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज कम कर देते हैं, जबकि डाइकैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, जिससे कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। दिस सीमेंट इज ऑल्सो डेवलप्स स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस सीमेंट में जो है धीमे धीमे स्ट्रेंथ आती रहती है। Heat of hydration of the cement at the age of 7 days is not greater than 65 calorie per gram and at the age of 28 days is not greater than 75 calorie per gram. Application of this cement, example bridges, hydraulic structures, dam। तो यहाँ पे मास कंक्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पे लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। अगले सीमेंट की बात करते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स विद 10 to 15% pozzolanic material. Pozzolanic material are those which itself do not possess any cementous property, but when finally grinded with the presence of water, it reacts with calcium hydroxide released during the hydration of the cement and leads to the formation of cementous compound. तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट 10 से 15% पोजोलानिक मटेरियल को मिला के बनाया जाता है
और जो पोजोलैनिक मटेरियल होते हैं उनमें कोई सीमेंटस प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब इनको पानी की उपस्थिति में मिला के पीसा जाता है तो ये सीमेंटस कंपाउंड बना लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट अटेन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद एज, तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो समय के साथ आती है। ऑफर्स हायर वाटर टाइटनेस, तो इसकी जो है परमिलिटी बहुत कम होती है। ऑफर हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स, ऑफर हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन, ऑफर हायर प्लास्टिसिटी, ऑफर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। द सीमेंट फाइंड इट्स एप्लीकेशन मरीन वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स इन मार्सी एरियाज, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई है। अगले सीमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स विद वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस लाइक स्टेरिक acid and oleic acid. The water repellent film which is formed around the cement particles reduce the rate of deterioration of the cement due to long storage and transportation period. तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट वो होता है जो लंबे समय तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सीमेंट में वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। सीमेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड मिला दिया है, तो इससे जो है सीमेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा और लंबे समय तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान भी आसानी से ले जा सकते हैं। अगले सीमेंट की बात करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट। द सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग द क्लिंकर्स ऑब्टेन्ड बाय द calcination of bauxite and limestone. Bauxite is a ore of alumina and limestone is a ore of lime. तो जो एल्यूमिना है वो बॉक्साइट के कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं और जो लाइम है वो लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं। Proportion of alumina in the cement must not be less than 32% and ratio of percent of alumina to that of lime is in the range of 0.85 to 1.3. The cement offers higher initial setting time 3.5 hour and lower final setting time 5 hour. तो ये याद रखिए, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव। Hence more time is available to work with the cement. The cement can also resist higher temperature. It can resist action of acid up to greater extent. It also offers higher rate of gain of strength as it attains 20% of its ultimate strength within a day and substantial portion of the ultimate strength in 6 to 8 hours. तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि हम लोग सीमेंट कंक्रीट के साथ आसानी से काम कर सकते हैं और ये ज़्यादा टेम्परेचर भी रेजिस्ट कर सकता है और इसकी जो एसिड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी अधिक होती है। और ये जो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 20% एक दिन के अंदर ही ग्रहण कर लेता है, और जबकि एक काफ़ी अच्छी मात्रा में जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 6 से 8 घंटे में ही आ जाती है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट इज कैरीड आउट इन द 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस। तो जब भी हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं तो 3 ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल को मिलाना, बर्निंग फिर उनको जलाना, फिर उनको ग्राइंडिंग फिर उनको आपस में पीस के सीमेंट का निर्माण किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसके 2 मेथड हैं, ड्राई मेथड और वेट मेथड। तो जो ड्राई मेथड है वो न्यू मेथड है और वेट मेथड है वो ओल्ड मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, सीमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं, कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड, इनको पहले हम लोग पीसते हैं। तो क्रिसिंग करते हैं 25 mm साइज में, और इसकी भी 25 mm साइज में क्रिसिंग करते हैं। फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल और बॉल मिल, उसके बाद इसको ट्यूब और बॉल मिल में और इसको महीन पीसते हैं। उसके बाद मिक्सिंग इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद आर्जिलेसियस और कैलकेरियस कंपाउंड को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में मिला देते हैं। फिर उसकी प्री हीटिंग करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे बाई एग्जॉस्ट गैसेस। उसके बाद हम लोग स्टोर कर देते हैं, स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स। फिर उसके बाद फेड इनटू रोटेटरी क्लिन 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसमें रोटेटरी क्लिन में जो है इसको इस रॉ मटेरियल को भर देते हैं। उसके बाद क्लिंकर्स बनते हैं सीमेंट के, फिर इन क्लिंकर्स को ट्यूब मिल में पीस लिया जाता है। उसके बाद जो सीमेंट बन जाता है फिर उसको पैक कर लिया जाता है। वेट मेथड में क्या करते हैं, वेट मेथड में सिर्फ पानी मिला के स्लरी बना देते हैं और बाकी प्रोसीजर सेम रहता है। बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे कवर करेंगे। जो आपका पेपर आने वाला है यूपी SSSC या SSC या कोई भी और जेई का एग्जाम, तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि यहाँ से पूछ लेता है परसेंटेज कितना होता है लाइम का, सिलिका का, एल्यूमिना का और कैल्शियम सल्फेट का सीमेंट में। तो लाइम का परसेंटेज होता है 62 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8% और कैल्शियम सल्फेट जिसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं इसका परसेंटेज होता है 3 से 4%।
तो यहाँ पे इनके काम भी देख लेते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन है सीमेंट में। तो लाइम की वजह से स्ट्रेंथ और साउंडनेस आती है सीमेंट में। अगर लाइम की अधिकता होगी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, अगर लाइम की कमी होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सीमेंट क्विक सेट हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगा। अब सिल्का की बात करते हैं। सिल्का की वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है। अगर सिल्का की मात्रा अधिक होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ भी अधिक होगी और जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो भी अधिक होगा। एल्यूमिना की वजह से सीमेंट क्विक सेट हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। अब कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं, जिसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जिप्सम जिप्सम का क्या काम है? इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। तो जिप्सम की वजह से प्रारंभिक जमाव काल बढ़ जाता है। जैसे हम लोगों को अब कंक्रीट मिक्स करनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, प्लेस करनी है, उसके बाद फिनिश करनी है, तो ये सारे प्रोसेस हम लोग आसानी से कर सकें, इसलिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज करने की जरूरत रहती है। तो जिप्सम मिलाने से इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर, 10 घंटा। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं। साइज ऑफ सीमेंट लेस देन 90 माइक्रोन, और माइक्रोन में होता है 10⁻⁻⁶। तो सीमेंट की साइज होना चाहिए 90 माइक्रोन से कम। अगला पॉइंट है एयर परमिबिलिटी टेस्ट। ये क्वेश्चन भी आईईएस में काफी बार पूछा गया है। तो एयर परमिबिलिटी टेस्ट फाइननेस, सीमेंट की फाइननेस पता लगाने के लिए किया जाता है कि सीमेंट कितना महीन है। तो इस पे जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर ओपीसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ओपीसी के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट वीकेट्स प्लंजर से किया जाता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं? अगर हम लोगों को इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट अगर पता करनी है तो हम लोगों को कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो होती है जिसमें वीकेट्स प्लंजर है, ये प्लंजर है, इसका जो डाया होता है वो होता है 10 mm और हाइट होती है 50 mm। तो ये पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। अगर हम लोग एक सीमेंट का पेस्ट बना के इस मोल्ड में भर देते हैं, ये मोल्ड हो गया, तो ये जो वीकेट्स प्लंजर है ये ऊपर से 33 से लेके 35 तक पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, और इसकी हाइट होती है मोल्ड की 40 mm। तो ये ऊपर से 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट पता करने के लिए कि कितना हम लोगों को पानी चाहिए है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए। अगला पॉइंट है अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम मेजर्ड बाय ली चैटलियर एपरेटस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ग्रेड तक में पूछा गया है। अगर अनसाउंडनेस लाइम के कारण है तो उसको हम लोग ली चैटलियर एपरेटस से मेजर करते हैं। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया, अगर मैग्नीशिया का परसेंटेज 3% से ज्यादा है तो ऑटोक्लेव टेस्ट से हम लोग अनसाउंडनेस पता लगाते हैं फिर। तो ये 10वां पॉइंट जेई के पेपर में आया हुआ है। टोटल वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 1.5%। तो जो इनसॉल्युबल अघुलनशील अवशेष है उनका जो टोटल वेट है वो 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट किसको बोलते हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इनके क्या फंक्शन है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो परसेंटेज है वो 4 से 14% होता है, और इसका क्या काम है? इसका काम है इसकी वजह से फ्लैश सेटिंग हो जाती है सीमेंट की, और इसकी वजह से मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में, और इसका परसेंटेज होता है 45 से लेके 65%। और C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके कारण प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, यानी इसका जो हाइड्रेशन है वो 1 साल तक चलता रहता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है सेलाइट, एलाइट और बेलाइट और फेलाइट किसको बोलते हैं? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम लोग सेलाइट बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को एलाइट बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट को फेलाइट बोलते हैं। अगला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर टेम्परेचर 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। जब हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की होती है 3.15। अगला पॉइंट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 38%। तो
सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 38%। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए जो इसका हाइड्रेशन है उसके लिए कितने परसेंट की, उसके लिए 24% की जरूरत होती है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 21% की जरूरत होती है। और सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम लोगों को कितने पानी की जरूरत होती है, वो होती है 0.85 पी। तो ये पी क्या है, ये है पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए हमको जितनी पानी की जरूरत होती है उसका 85%। ये हो गया है 0.85 पी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को P/4 प्लस 3% पानी की जरूरत होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए P/5 प्लस 2.5% की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट। तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट है उसके लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। अगला पॉइंट है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग में, जहाँ डैम बना रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, इसलिए हम लोगों को लो हीट सीमेंट का यूज करना पड़ता है मास कंक्रीटिंग में। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, रिड्यूस रेट ऑफ डिटेरियोरेशन ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है वाटर रिपेलिंग की, यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे इसका हम लोग लॉन्ग स्टोरेज कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक इसका स्टोरेज कर सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो आराम से ले जा सकते हैं, और जो है ये जल्दी खराब नहीं होगा। अगला पॉइंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर होता है। तो दोस्तों ये सीमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर वीडियो पसंद आई है और अगर ऐसी ही वीडियो आप और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।